मेरी अपनी ज़िंदगी में अगर मैं किसी एक सबसे बड़ी प्रोफ़ेशनल उपलब्धि में अगर किसी को मानता हूँ, तो ये रवि पुजारी को पकड़ना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। केरला से लेके कश्मीर तक इसकी छाप थी। इधर गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक ये ऑपरेट करता था। तो एक समय ये दाऊद का बहुत करीबी था और जब दाऊद और छोटा राजन नाम के गिरोह में जब मतभेद हुआ तो इसने छोटा राजन का साथ दिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर कुमार पांडे, 1989 बैच के एक ऐसे जाबाज आईपीएस जो केवल कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में जिनकी चर्चा होती है और जिनके कामों के बारे में जिनको जाना जाता है। तो हम उनसे बात करते हैं जो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर है, कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर और इनके जो कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस रहे हैं उनके बारे में। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर कुमार पांडे जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत बिहार तक के लिए बात करते हैं। और ये बताइए कि आप जब 89 में ज्वाइन किए आईपीएस, उसके बाद क्या क्या कैसे क्षण आए और क्या क्या हुआ अभी तक आपका सफर? ये तो बड़ा ही ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कम शब्दों में देना बड़ा मुश्किल है। फिर भी 1989 में आईपीएस में जब सिलेक्शन हुआ हमारा, तो ट्रेनिंग के समय कर्नाटक कार्डर मिला मुझे। जो हम तो पूरे समय उत्तर भारत में रहे, बिहार में रहे। बाद में दक्षिण का उतना कोई अनुभव भी नहीं था। फिर दक्षिण में पोस्टिंग हुई तो थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे चीज़ें होंगी, अलग तरह का माहौल ये सब था। लेकिन कर्नाटक जाने के बाद वहाँ पर भी लोगों का स्नेह और प्रेम आशीर्वाद मिला। लोगों ने हर तरह से मदद की। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो कर्नाटक की पुलिस फोर्स में जो हमारे सीनियर्स थे, वरिष्ठ अधिकारीगण थे, उन लोगों ने बहुत ही एनकरेज किया, सपोर्ट किया। और भाषा भी नहीं आती थी फिर भी वो हमारी बात समझने के लिए उत्सुक रहते थे और सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। हम एनकरेज भी करते थे और हर तरह से अच्छी ट्रेनिंग दी। जब भी पोस्टिंग्स में गए तो सीनियर्स लोगों ने अच्छी तरीके से गाइड भी किया। तो ये उसी का प्रतिफल था कि एक दूसरे राज्य का अधिकारी दूसरे राज्य में जाके काम करने में भी सक्षम रहा और अच्छे तरीके से काम करने में कोई कठिनाई नहीं आई। तो और वहाँ पे काम करने का तौर तरीका वहाँ के परिवेश के अनुकूल है। बिहार का परिवेश थोड़ा अलग है। यहाँ दो दो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं और हर जगह हर जिले का एक पुलिस की व्यवस्था की अपनी विशेषता है। कर्नाटक में भी ऐसा है, लेकिन बिहार की तुलना में थोड़ा जनसंख्या कम होने की वजह से और वहाँ पे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर के प्रति लोगों में एक सद्भाव भी है। थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर के प्रति सजग भी रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ से कानून भंग ना हो। वैसे बुरे और अच्छे एलिमेंट्स तो हर जगह हैं। तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करने में भी कभी कोई ऐसी समस्या नहीं आई। बिहार की तरह ही वहाँ भी थोड़ा कम्युनल माहौल तो है ही है, कुछ जिलों में है। और बाकी जो पुलिस की समस्याएं हैं वो समान हैं, दोनों तरफ एक ही जैसी हैं। इसके अलावा कुछ वहाँ भी बॉर्डर एरिया है, कोस्टल एरिया है, तो कोस्ट की अपनी एक क्रिमिनल पैटर्न है। कुछ बेंगलुरु बड़ा शहर है, तो बेंगलुरु शहर का जो क्रिमिनल पैटर्न है वो भी थोड़ा अपने ढंग से एक विशेष पैटर्न है। लेकिन कोई भी अधिकारी सच्ची लगन से मेहनत से काम करें तो उनको सफलता जरूर मिलती है। सर, मतलब कुछ जैसे रवि पुजारी को पकड़ना और वो भी बाहर जाके उसका लोकेशन ट्रैक करना, मतलब ये कैसे किया आपने, जिसके लिए आपको प्रेसिडेंट से मेडल भी मिला, तो वो कैसे कर पाया? वो एक बहुत बड़ा पूरे भारत सरकार के लिए एक बड़ा सफर। ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इसके लिए मुझे कोई प्रेसिडेंट मेडल नहीं मिला। इसके लिए
लेकिन कर्नाटक की सरकार ने मेरे इस काम की सराहना की और मुझे कैश रिवॉर्ड से सम्मानित किया है कर्नाटक की सरकार ने। तो ये रवि पुजारी एक खतरनाक अपराधी था जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा सरगना था और ये कई सालों से देश से फरार था और इसका लोकेशन इसकी ये कहाँ पर है ये बहुत सारे देश की फौज खोज रही थी लेकिन पुलिस फोर्स लेकिन किसी के हाथ नहीं आया था। तो ऐसा कुछ संदर्भ बना कि कर्नाटक में इसकी गतिविधि बहुत बढ़ गई थी और जिसकी वजह से पुलिस में भी परेशान थे लोग और जो मंत्रीगण हैं उनमें भी कई लोग परेशानियां थी, वो भी चिंतित थे। तो इसकी जिम्मेदारी मुझे 2018 में जुलाई के महीने में कर्नाटक की महिला एक डीजीपी अफसर थे श्रीमती नीलमणि राजू, 1983 बैच की अधिकारी थी। तो उन्होंने मुझे ये जवाबदेही दी कि आप देखें ये क्या है। उस समय तक मुझे भी इस क्रिमिनल के बारे में सिर्फ मीडिया से ही पता था, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। तो फिर जब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई तो इसके बारे में मैंने काफ़ी शोध किया। शोध करने के बाद पता चला कि इसका कोई भी क्लू नहीं मिलता है क्योंकि ये देश के बाहर देशों से देश के लोगों को डराता है और उनसे जबरन वसूली करता है और बहुत ही खतरनाक अपराधी है। इसके निशाने पे मुंबई के कई पॉलिटिशियंस, कई फिल्म जगत के कई बड़े बड़े नाम इसके टारगेट में रहे हैं और दिल्ली में इसने कई बड़े नामी गिरामी जो अधिवक्ता लोग गण थे जो कुछ अपने केसेस कर रहे थे तो उनको भी इसने धमकी दी। इसने एक बार कश्मीर के मुद्दे पर भी इसने एक बयान दिया था और कश्मीर के मुद्दे पे जो कश्मीरी कुछ लीडर हैं उनको भी डराया धमकाया था। और कर्नाटक में तो इसकी गतिविधियां थी, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा थी, थाने में और मुंबई में। तो एक समय ये दाऊद का बहुत करीबी था और जब दाऊद और छोटा राजन नाम के गिरोह में जब मतभेद हुआ तो इसने छोटा राजन का साथ दिया। फिर 2000 की ईस्वी में छोटा राजन के साथ भी इसका अपना मतभेद हुआ और 2000 से इसने अपनी कंपनी अंडरवर्ल्ड की कंपनी स्टार्ट की और इस कंपनी में बहुत लोगों को इसने रिक्रूट किया और देश के कोने कोने में इसने दहशत फैला रखा था। केरला से लेकर कश्मीर तक इसकी छाप थी, इधर गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक ये ऑपरेट करता था। तो ये बड़ा ही खतरनाक अपराधी था। तो इसके बारे में मैंने अपने शोध कार्य से, कुछ अपने इंट्यूशन से और कुछ अपने शोध करने के तरीके से मैंने फाइनली इसको 2019 में 19 जनवरी 2019 को इसने मैंने सेनेगल में अरेस्ट करवाया क्योंकि हम यहाँ की दूसरे देश की जनता दूसरे देश में जाके अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस, तो हमें वहाँ की लोकल पुलिस का सहारा लेके इसको हमने अरेस्ट किया 2019 में 19 जनवरी को। और अरेस्ट करने के बाद इसने वहाँ की अदालत में अपने एक्स्ट्राडिशन के खिलाफ इसने अर्जी दी थी जिसकी सुनवाई वहाँ के सुप्रीम कोर्ट तक हुई और वो प्रक्रिया 1 साल तक चली। तो फाइनली वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ सेनेगल उन्होंने आदेश दिया कि इसको तुरंत इंडिया भेजा जाए। इसका ये मानना था कि ये जब एक और देश में था, बुर्किना फासो की कंट्री में ये छिपा हुआ था, वहाँ से ऑपरेट कर रहा था, तो इसने वहाँ पे अपने लिए एक सिटीजनशिप, एक पासपोर्ट बनवाया था। इसने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली थी, लेकिन वो सिटीजनशिप का आधार जो इसने प्रेजेंट किया था वो फ्रॉडुलेंट था। तो कहीं भी किसी भी देश में फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट पर अगर आप नागरिकता लेते हैं तो वो अपने आप में अपराध है वो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ सेनेगल ने इस बात को अपने आर्गुमेंट में लिया उन्होंने और बताया कि चूंकि इसका सिटीजनशिप बुर्किना फासो का ही फ्रॉड करके इसने लिया हुआ है, धोखाधड़ी से लिया हुआ है, तो उसको खारिज करते हुए उसकी जो वास्तविकता थी कि वो भारत का नागरिक है, तो भारत की नागरिकता के इस्टेब्लिश होते ही उसको तुरंत एक्स्ट्राडिशन का ऑर्डर दिया। जबकि सेनेगल के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है,
इसको हम नॉन एक्सट्रेडिशन कंट्री बोलते हैं। उसके साथ हमारी ट्रीटी नहीं है, फिर भी सेनेगल की सरकार ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए और इस खतरनाक अपराधी की गतिविधियों का जब उनको पता चला, तो ऐसे खतरनाक अपराधी सेनेगल की ज़मीन का भारत के नागरिक के विरोध में उपयोग कर रहा था, इस बात को उन्होंने अपने आर्गुमेंट में लेकर के इसका एक्स्ट्रेडिशन अप्रूव किया। तो इसको मैं 22 तारीख को वहाँ से एक्स्ट्रेडाइट करा के 24 तारीख को मैं हिंदुस्तान बैंगलोर लेकर आया था। ये अपराधी अभी जेल में है। सर मतलब बाकी जो अनुभव रहा आपका, आपने कई वहाँ पे इस तरह के सिचुएशंस को डील किया है कर्नाटक में, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो कि आपको लगा हो कि ये आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग है और आपने उसको किया? पुलिस जीवन में तो हर दिन किसी ना किसी रूप में चैलेंज, नए नए लिबास पहन के उभरते रहते हैं। लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी में अगर मैं किसी एक सबसे बड़ी प्रोफेशनल उपलब्धि में अगर किसी को मानता हूँ, तो ये रवि पुजारी को पकड़ना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और आप देखिए कि उसके बाद से हिंदुस्तान में उस लेवल के एक्सटॉर्शन कॉल्स आने बंद हो गए। पहले रवि पुजारी का नाम सुनते ही सरकार को बहुत तकलीफ होती थी। वो जो भी विक्टिम होता था उसके घर के चारों तरफ हाई लेवल सिक्योरिटी लगती थी, कैमरे लगाए जाते थे, और जो विक्टिम है उसको Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाती थी। फिर भी खतरा रहता था, क्योंकि कई बार हुआ कि सिक्योरिटी के बावजूद गोली चली है, तो इसके लोगों ने गोली चलाई है। और बहुत बड़े बड़े लोग को ये तंग करता था, जो बिजनेस में टाइकून्स हैं उनको धमकी देना और बहुत सारी चीज़ें। ये तो इसका वो काम था वो। तो उसमें सरकार को भी बहुत एम्बैरेसमेंट भी होता था कि हर कोशिश के बावजूद उसको नहीं पकड़ पा रही थी। 26 साल से भागा हुआ था और बहुत सारे राज्यों की पुलिस फोर्स भी इसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई थी। तो मुझे लगता है कि ये मेरे अपने प्रोफेशनल जीवन का की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छा सर, आप एकदम जो कर्नाटक में जो आपने पुलिसिंग देखी और बिहार में जो अभी लॉ एंड ऑर्डर है, आप बिहार आए हैं, भागलपुर आए हैं अपने घर, तो क्या कैसा लग रहा है अभी की स्थिति यहाँ कैसी लग रही है? बिहार तो मेरी जन्मस्थली है। मैं तो शुरू से बिहार से बहुत ही अटैच रहा हूँ और जहाँ भी रहता हूँ बहुत ही गर्व से अपने बिहार की आइडेंटिटी के साथ रहता हूँ मैं। और कर्नाटक कर्म भूमि रही है, तो दोनों जगह से उतना ही प्यार है। और प्रोफेशनली कर्नाटक की पुलिसिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है और वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे अफसर्स हैं। पुलिस फोर्स बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत से काम करती है। और जैसे बड़े शहरों की पुलिस, बेंगलोर शहर की पुलिस तो बहुत ही अच्छा नाम है बेंगलोर शहर की पुलिस का। कर्नाटक पुलिस का भी बहुत अच्छा नाम है। उसी तरह बिहार की पुलिस जो है, हमारे यहाँ बिहार में चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। उसके बावजूद बिहार की पुलिस में जो एक तत्परता है, एक सिंसियरिटी है और काम करने की लगन है और अपने आप को एक प्रूव करने का जो एक जुनून है, वो बड़ा ही अद्भुत है। यहाँ तो पुलिस के साथ हमारे मित्रगण भी हैं यहाँ पे। उनका नॉलेज, उनके काम करने का तौर तरीका और जितने वो मेटिकुलसली काम करते हैं, ये बहुत सारे राज्यों में देखने में नहीं मिलता है। और बिहार की पुलिस बहुत ही जांबाज पुलिस है, बहुत ही मेहनती पुलिस है और बहुत शानदार काम हुआ है बिहार की पुलिस फोर्स में। कुछ यहाँ पे जैसे पुलिस फोर्स में एक और चीज़ है कि काम करके लोग उसको दिखाते नहीं हैं ज़्यादा। काम हो गया तो अपना उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाने में यकीन नहीं करते हैं। तो इस वजह से शायद लोगों में धारणा बनी रहती है। और कभी कभी आप जैसे मीडिया के लोगों का भी रोल रहता है कि आप पुलिस को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो मेरी समझ से तो बिहार की पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस है। आप देखिए कि बिहार के अधिकारीगण देश की बड़ी बड़ी पुलिस व्यवस्था के शीर्षस्थ रहे
और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। तो ये दर्शाता है कि बिहार की पुलिस की क्षमता बहुत है और बहुत ही अच्छी पुलिस फोर्स है। सर ये तो मिट्टी से लगाव है आपका, बड़े शहर से फिर छोटे अपने जो जन्म स्थान है वहां पे आना, मतलब ये आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? ये मेरे लिए प्योरली शुद्धता समझिए भावनात्मक लगाव है मेरा। ये जहाँ हम अभी बातचीत कर रहे हैं ये हमारे पूर्वजों की जगह है। कितने पुरखे यहाँ पे रहे हैं, उनके पुण्य कदम इस धरती पर यहाँ पर चले हैं। उन्होंने इस धरती को सींचा, फसल पैदा की, आने वाली पीढ़ी को पाला पोसा बड़ा किया और इससे मेरा अटैचमेंट बड़ा ही इमोशनल अटैचमेंट है। कई वर्षों से चूंकि बाहर रहने की वजह से हमारे परिवार में ज़्यादातर लोग कामकाजी लोग हैं, बाहर ही रहते हैं, तो थोड़ा गांव, थोड़ा सा हमारा घर थोड़ा सा नेग्लिजेंस बोलिए हो गया था। तो फिर से उसको पुनर्जीवित करने का सब लोगों ने निश्चय किया। सब भाइयों ने मिलके एक छोटा सा मकान बनाया, हम लोगों ने सब ने अपने अपने ढंग से इसमें मदद की और फिर से गांव से हम लोग उसी सहज स्थिति से जुड़ गए और गांव के लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया और तुरंत एक्सेप्ट किया और बहुत खुश हुए कि हम लोग वापस आए। ये जगह पहले जैसे गुलजार रहती थी फिर से वैसे ही गुलजार हो गई है। इनफैक्ट मैं बता रहा था कि 1975 के बाद 10 जून की तारीख को मैं पहली बार अपने घर में रात में मैं सोया। इतने सालों से बिछड़ा हुआ था, तो बड़ा ही इमोशनल कनेक्ट है हमारा और हम सब इस बात से बहुत खुश हैं कि गांव से हम फिर से जुड़ गए। तो ये थे डॉक्टर अमर कुमार पांडे, देश के एक ऐसे जाबाज आईपीएस जिनकी चर्चा कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में होती रहती है। इन्होंने अपने साथ हमारे साथ जो अनुभव साझा किए, हम इनको थैंक यू कहते हैं बिहार तक की तरफ से। राजीव सिद्धार्थ, भागलपुर, बिहार तक।